Hello everyone. Today we are going to start a new chapter, that is a family. ठीक है, this comes under the Indian society. इसे PYQ में काफ़ी क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं रिगार्डिंग मैरिज, रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम और रिलेशनशिप, चाइल्ड कर्डलिंग, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. फैमिली के बारे में हम पढ़ते हैं. So, family is a social institution typically involving parents and their children, and it's a universal institution across the world. सबसे पहले तो ये समझो कि फैमिली क्या होता है. ठीक है, तो फैमिली तो एक सामाजिक इंस्टीट्यूशन है. जैसे आपके जैसे एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसी तरीके से फैमिली भी एक सामाजिक इंस्टीट्यूशन है. इसमें जनरली क्या इन्वॉल्व होते हैं? पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके बच्चे इन्वॉल्व होते हैं. एंड इट इज़ अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन. एस्किमो से लेके आप आज मॉडर्न जनरेशन में आ जाइए, ये सब एक ऐसी फैमिली नहीं है पूरी दुनिया में, एक ऐसी सोसाइटी नहीं है पूरी दुनिया में जहाँ बगैर फैमिली की एग्जिस्टेंस हो. ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कि सिर्फ घर नहीं, ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है जो सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर रूप में बनाता है. जैसे एक स्कूल एजुकेशन देता है, तो फैमिली उसी तरीके से सोशलाइजेशन देती है आपको कि समाज में कैसे रहना है, कैसे उठना, कैसे बैठना है, कैसे खाना, कैसे पीना, समाज में किस तरीके से खुद को ढालना है. दैट इज नोन एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल. यूनिवर्सल क्यों बोला गया? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एक भी ऐसी ह्यूमन सोसाइटी इस दुनिया में नहीं है जो बगैर फैमिली के एग्जिस्ट करे. चाहे हर सिविलाइजेशन में हो, ट्राइबल देख लो, मॉडर्न देख लो, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सब जगह फैमिली एग्जिस्ट करती है. तो यही प्रूव करता है कि ये एक ह्यूमन नेचर का बहुत बड़ा हिस्सा है. नेक्स्ट आते हैं इंडियन सोसाइटी ट्रांसवर्सिंग इट्स पाथ फ्रॉम द वैदिक एज टू द मॉडर्न टाइम हैज़ अ स्प्लेंडेड कंटिन्यूस इन द इंस्टीट्यूशन. ठीक है, इसका मतलब आप ये समझो ध्यान से कि इंडिया में वैदिक काल से लेके आज तक फैमिली स्ट्रक्चर सर्वाइव करती है. चाहे कितना भी मुश्किल आए, ये कॉलोनियलिज्म आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, सब सहते हुए ये हमने क्या बोला, हमने इस चीज़ को मेंटेन कर रखा है. तो फैमिली इज़ अ रिसाइलेंस. फैमिली इज़ अ रिसाइलेंस का मतलब होता है कि हर चीज़ सहते हुए भी ये चीज़ एग्जिस्ट करती है. तो इंडियन सोसाइटी ट्रांसवर्सिंग इट्स पाथ फ्रॉम द वैदिक एज से लेके मॉडर्न टाइम आज तक हैज़ एन स्प्लेंडेड, बहुत ही खूबसूरती के साथ इस चीज़ को हम एज ए कंटिन्यूस तौर पे रेगुलेट करते हैं. अब आते हैं टिपिकली जॉइंट फैमिली आर द बेसिक अर्लीस्ट क्रिटिसाइज ग्रुपिंग इन इंडिया. इट्स लिटरली क्रिटिसाइज्ड. ठीक है, तो पहले तो पढ़ते हैं जॉइंट फैमिली क्या होता है. तो जॉइंट फैमिली इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय दिस marriage, adoption and blood, constituting a common residence and creating a common culture, usually extend to a or more generation. इसका मतलब होता है कि एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल, फैमिली डिफाइन करता है कि ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो एक दूसरे को यूनाइट करता है. किस बेसिस पे? ब्लड, खून के बेसिस पे. ठीक है, मैरिज, शादी ब्याह, अलायंसेज, एडॉप्टेशन, अडॉप्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो ये 3 तरीके से यूनाइट करता है, कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कॉमन रेसिडेंस. ठीक है, एक छत के नीचे रहते हैं. एंड क्रिएटिंग ए कॉमन कल्चर, जैसे रिचुअल, फेस्टिवल, वैल्यू, ये सब शेयर करते हैं. और ये एक्सटेंड होती है, ये कहाँ एक्सटेंड होती है? 2 या 2 से ज़्यादा जनरेशन तक ये जाती है, जैसे दादा दादी, माँ बाप एंड चिल्ड्रेन. समझ में आया? तो दैट्स नोन एज अ जॉइंट फैमिली. कुछ फीचर्स हैं फैमिली की, आके देखते हैं. सबसे पहले होती है सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, कि सिर्फ घर का मुखिया कौन. तो हमेशा देखा जाता है जो एल्डेस्ट मेल होते हैं, दादाजी, फैमिली के हेड, यही डिसीजन लेंगे प्रॉपर्टी का, शादी का सबसे पहले. ठीक है, सब उन्हीं के हाथ में होता है कि वो क्या कह रहे हैं.
अब हम क्या करते हैं ना कि हम एक नॉर्मल वे में नहीं पढ़ते, हम हर एक टॉपिक के को समझेंगे कि आखिर ये चीज़ है क्या, इसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, कल चल के इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इशू। हम जितना ज़्यादा अपने माइंड को खोल सकते हैं ना उतना ज़्यादा खोलिए, सो दैट आप इस चीज़ को किसी भी तरीके का कल क्वेश्चन आए ना तो आप एक आंसर बना सकते हैं। डोंट मग अप कि हाँ ये क्या है, बस इसको ऐसे ऐसे रट नहीं लेना है, जस्ट ओपन योर माइंड एज मच एज यू कैन। ठीक है, तो आप जैसे मान लो हमने बोल तो दिया कि एल्डेस्ट मेल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एल्डेस्ट मेल होने के बाद प्रॉब्लम भी तो है। इसकी पॉजिटिवनेस ये है कि हाँ चलो घर के किसी बड़े को हमने अधिकार दे दिया, वो एक एक्सपीरियंस इंसान है तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा डिसीजन लेंगे। बट इसके साथ प्रॉब्लम इशू क्या होगा कि ऑथोरिटेरियन स्ट्रक्चर जो है, यंगर मेंबर्स की ऑटोनॉमी जो है वो सप्रेस हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो बेटी की शादी है तो बेटी की मर्जी नहीं होगी, होगा कि फैमिली का डिसीजन है, जुबान दे चुके हैं हमने, फैमिली हेड डिसाइड करता है। अब एक डाटा के साथ, एक एग्जांपल के साथ आप बता सकते हैं कि NFHS 2019-21 में रिपोर्ट में आया है कि 25% वुमेन रिपोर्ट दैट हस्बैंड और फैमिली डिसाइड देयर मेजर होल डिसीजन। वुमेन नहीं डिसाइड करती है, उनका डिसीजन कौन लेता है, या तो उनके हस्बैंड या तो उनके फैमिली हेड डिसाइड करते हैं देयर मेजर होल डिसीजन, मेजर हाउस होल्ड डिसीजन। ठीक है, सेकेंड आते हैं आपको ब्लड रिलेशन, ये भी एक फीचर है फैमिली का। ब्लड रिलेशन ज़्यादा ग्रेटर होता है किससे, मैरिटल रिलेशन से। ठीक है, जैसे जॉइंट फैमिली में जन्म से रिश्ते ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं शादी के कंपैरिजन अगर देख लिया जाए तो। इसीलिए आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे घरों में बहू को मार्जिनलाइज किया जाता है, लेस इम्पोर्टेंस दी जाती है। सो दे कभी जो ये बोलते हैं डॉटर इन लॉ होती है ना, वो आउटसाइडर फील करती है। इससे प्रॉब्लम क्या इशू होगी, जब आउटसाइड फील कर मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो जाएगा क्योंकि उनको बेटी मान ही नहीं रहे हो ना, तुम बहू मान रहे हो। कंबाइंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट एंड प्रॉपर्टी, ये भी एक फीचर है जॉइंट फैमिली का। अब देखते हैं सब मिलके कमाते हैं, सब मिलके खर्च करते हैं, तो दैट रेफर टू एज ए कलेक्टिव इकोनॉमी। इसका पॉजिटिवनेस ये है कि जैसे आप अगर एक मेंबर की जॉब नहीं है घर में, अगर दो भाई एक की नहीं है तो दूसरे को फिनेंशियली सपोर्ट कर देगा, जो माता पिता होंगे वो इमोशनली सपोर्ट कर देंगे, तो रिस्क शेयरिंग देखी जाती है इसमें। ठीक है, लेकिन नेगेटिव क्या है कि आपको जैसे फ्री राइडर प्रॉब्लम, बिना पैसे के राइड कर रहे हैं, कमाने वाला घर में एक है और कंज्यूम करने वाले रिसोर्सेज देयर आर मेनी। ठीक है, लीगल एंगल से अगर आप इसको देखें तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो हमारी लॉ है ना, वो टैक्स एंड प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ डिफरेंट यूनिट। ठीक है, रिकॉग्नाइज यूनिट में मानती इनको। फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल वो भी टैक्स देगा, और एक HUF है, कमाने वाला एक लेकिन रहने वाले अनेक, तो वो भी, उनको भी एक अलग रिकॉग्नाइज यूनिट मानी गई है, वो भी एक अलग से टैक्स देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट फीचर है आपको एज एंड सेक्स। ठीक है, एंड दैट इज़ नोन एज अ मेन ऑर्डरिंग प्रिंसिपल प्लस सोशली सैंक्शन रोल्स। ठीक है, इसमें आप देखते हैं एज एंड सेक्स, मेन ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, सोशली सैंक्शन। इसमें क्या होता है कि एज डिसाइड करता है कि कौन ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, सेक्स से डिसाइड होता है कि जेंडर डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होगी, फॉर एग्जांपल जैसे वुमेन है तो वुमेन डोमेस्टिक वर्क करे, मेल है तो अर्निंग पे जाए, तो ये एक रिजिड रोल बना दी गई है। ठीक है, वुमेन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, इसी वजह से वुमेन की इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन लो हो जाती है। आप इंडिया में एक एग्जांपल लेके चलेंगे तो इंडियन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 25% है। वर्ल्ड बैंक 2023 में ये रिपोर्ट बताया कि सिर्फ 25% है, ग्लोबली ये बहुत कम है। एक और फीचर क्या है, पैट्रीलिनियन, पैट्रियार्कल एंड पैट्रीलोकल। हर चीज़ पैट्री। तो पैट्रीलिनियन में आप देख लेंगे प्रॉपर्टी हो गई या लीनियज हो गई, बाप की तरफ से चलती है। पैट्रियार्कल अथॉरिटी जो होगी वो मर्द के हाथ में होगी।
पैट्रियार्कल में, पैट्रीलोकल में देखेंगे शादी के बाद बेटी कहाँ जाएगी, तो अपने हस्बैंड के घर जाएगी। एक एक्सेप्शन है आपको केरला में नेयर कम्युनिटी, ये मैट्रीलिनियल चलती है। यहाँ जो मामा होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं वो अपने पापा का सरनेम नहीं लेते हैं। जो मामा होते हैं वो अपने भांजे भांजियों को प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं, ठीक है। सो दिस सिस्टम इज नोन एज ए मारूमाकाथ्यम सिस्टम। ये आप अपने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल या सोशियोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज द फैमिली चैप्टर इज ऑल्सो देयर, ठीक है। नेक्स्ट आते प्रॉब्लम वही है कि 3 पैट्री एक साथ, तो वुमेन कहीं ना कहीं कंप्लीट सबऑर्डिनेट हो जाती है, काफ़ी नीचे रैंक पे आ जाती है वुमेन फील एज वुमेन लीड टू एज एन सबऑर्डिनेशन। एक और चीज़ है, आपको मैं बताती हूँ, किंगशिप नोमेनक्लेचर में आप देखेंगे इंडिया में रिश्तेदार बहुत है, अलग अलग स्पेसिफिक टर्म से है, चाचा, मामा, नाना, दादी, ठीक है। तो इन सब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सभी को क्या कहते हैं, अंकल। जितने भी चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, ऑल नोन एज अंकल, ठीक है। तो ये दिखाता है कि इंडिया में फैमिली सिस्टम कितना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफाइन है, ठीक है। एक सोशियोलॉजिस्ट थे A.R. देसाई, ही सेड कि किंगशिप टर्म रिफ्लेक्ट सोशल ऑब्लिगेशन। इसका मतलब होता है कि सिर्फ नाम के नहीं है वो चाचा, ताऊ, दादा, कहीं ना कहीं उस नाम से उनकी एक जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है, उनकी ड्यूटी भी जुड़ी हुई है। तो ही इज़ कनेक्टेड विद देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। अब आते कॉमन रेसिडेंस, भी एक फीचर है आपको। कॉमन रेसिडेंस किस तरीके से, प्लस कॉमनसैलिटी का मतलब होता है एक साथ खाना खाना, ठीक है। एंड कॉमन रेसिडेंस मतलब होता है एक छत के नीचे रहना। तो कल्चरल सिग्निफिकेंस ये है इसका कि एक थाली में खाना, दैट इज़ अ यूनिटी ऑफ सिंबल। लेकिन ये मॉडर्न चैलेंजेस भी है। न्यूक्लियर फैमिलीज़ में ये प्रैक्टिसेस एक्सटिंक्ट हो रही है, ख़त्म हो रही है। सोशल बॉन्डिंग कहीं ना कहीं थोड़ा वीक हो रहा है। तो दीज आर द प्रॉब्लम ऑल्सो यू कैन सी। अब आते हैं कुछ फंक्शन है, ठीक है। जैसे फंक्शन क्या है फैमिली का, स्पेशली द जॉइंट फैमिली की फंक्शन क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन। हम बच्चा पैदा होते के साथ ही स्कूल नहीं भेज देते हैं उसको सिखाने के लिए, तो कहीं ना कहीं घर से वो सबसे पहले सीखता है। बच्चा सबसे पहले फैमिली से सीखता है। पहले तो लैंग्वेज सीखता है, वैल्यू सीखता है, रिस्पेक्ट करना सीखता है, नॉर्म सीखता है, जेंडर रोल सीखता है कि हाँ क्या किसको क्या करना चाहिए, लड़की है तो किस दायरे में रहना चाहिए, लड़का है तो किस दायरे में रहना चाहिए, ठीक है। एक सोशियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था टैलकॉट पर्सन, ठीक है। इन्होंने कहा था कि फैमिली का प्राइमरी फंक्शन ही प्राइमरी सोशलाइजेशन है। He said that family's primary function is the primary socialization, ठीक है। आपको वही मैंने बताया एग्जाम्पल कि बड़े को सलाम करो, एल्डर को पैर से पैर छुओ, तो दीज आर द थिंग्स। इसकी प्रॉब्लम अगर देखेंगे कहीं ना कहीं, अगर फैमिली गोज फेल टू गिव अ प्राइमरी सोशलाइजेशन, देन व्हाट नेगेटिवनेस कैन अकर इन द सोसाइटी। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। इसमें क्या हो जाएगा कि बच्चे जो है गलत रास्ते पर चल जाएगा। अगर उनको सही सीख नहीं मिलेगी तो वो क्राइम की तरफ अपना रुख मोड़ लेंगे, ड्रग्स, अब्यूज़, ट्रैफिकिंग, ये सारी चीज़ की तरफ ये चले जाते हैं, ठीक है। जिस वजह से जो मोरालिटी है ना वो डिग्रेड कर जाता है, मोरालिटी डिग्रेड कर जाता है। दूसरा आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, सोशल कंट्रोल, ठीक है। फैमिली एक इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है, मैकेनिज्म का रोल पड़ती है कि ये कोई कानून नहीं है फिर भी लोग लाइन पे रहते हैं, ठीक है। जिस तरीके से कानून कंट्रोल करके रखती है लोगों को, उस तरीके से फैमिली जो है वो अपने घर के लोगों को कंट्रोल करके रखती है इन ए इनफॉर्मल वे। तो दैट इज़ फैमिली व्हाट डज डू, सोशल कंट्रोल। सब लोग लाइन पे रहते हैं। हम बहुत सारे ऐसे चीज़ काम है जो हम डर से नहीं करते हैं कि पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेंगी,
तो फियर ऑफ फैमिली की रेपुटेशन की फियर होती है, फियर ऑफ फैमिली रेपुटेशन गिव द पावरफुल कंट्रोल। ठीक है, निगेटिव साइड वही है कि लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में जो अच्छी चीज़ भी होती है ना, बस लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में वो चीज़ हम कहीं ना कहीं नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम क्या होगी, मेंटल हेल्थ इशू होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मूवी देखा होगा 3 इडियट, उसमें लास्ट में फोटोग्राफर बनना था उसे, तो उसके पापा ने क्या कहा था कि लोग क्या कहेंगे, सारी दुनिया इंजीनियरिंग कर रही है एंड तुम एक फ़ोटोग्राफ़र बन रहे हो। तो वो कहीं ना कहीं अगर उसको उसके पापा नहीं मानते तो उसको क्या होता है, मेंटल हेल्थ इशू प्रॉब्लम हो जाती। अब आते हैं आपको सोशल इंश्योरेंस। सोशल इंश्योरेंस में आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक सेफ्टी नेट है फैमिली। अगर जॉब नहीं है, जॉब लॉस है, इलनेस है, बीमार हो, बूढ़े हो, ओल्ड एज हो, तो फैमिली कवर करती है ये सारी प्रॉब्लम को। ठीक है, इंडियन कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे कि इंडिया में फॉर्मल सोशल सिक्योरिटी बहुत वीक है, इसीलिए फैमिली की पेंशन सिस्टम आती है जिस पे चलते हैं, तो देयर फॉर्मल सोशल सिक्योरिटी आर वेरी वीक। डाटा में अगर देख लोगे तो 70% लोग जो है जो बूढ़े लोग, एल्डरली लोग हैं ना इन इंडिया, डिपेंड ऑन फैमिली फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। 70% लोग। हेल्प एज इंडिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, इकोनॉमिक कॉपरेशन में आप देख लोगे जॉइंट फैमिली क्या करती है आपको, शेयर्ड इनकम प्लस शेयर्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, एक घर में 10 लोग हैं और इलेक्ट्रिसिटी, राशन सब चीपर पर हेड। ठीक है, एग्रीकल्चर इंडिया में आप देख लो, एग्रीकल्चर इंडिया में तो जॉइंट फैमिली इक्वल टू कलेक्टिव फार्मिंग यूनिट। ठीक है, किसान की लैंड फ्रेगमेंटेशन से बचाता है। किसान क्या करते हैं ना, सब साथ में मिलके उस एग्रीकल्चर को कल्टीवेट करते हैं, और ताकि ये कोशिश करता है कि एक छोटी सी भी जो ज़मीन है ना वो फ्रैगमेंट नहीं हो। मोरल ग्राउंडिंग में आप देखिए रिलीजियस वैल्यू, एथिकल प्रिंसिपल, ये सब कहाँ से हमें मिलता है, आदर करना, लोगों की रिस्पेक्ट करना, रिलीजियस बिलीफ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, एथिकली क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ कहाँ से मिलता है, ये हमें फैमिली सिखाती है। जैसे रमदान में रोज़ा रखना, दिवाली में पूजा करना। ठीक है, तो ये सारी मोरालिटी हमें फैमिली सिखाती है। नेक्स्ट आते हैं इमोशनल कनेक्शन। अब अगर आप लोनलीनेस है, अगर आप एग्ज़ाम में फेल हो गए, डिप्रेशन है, शादी टूट गई, तो हु गिव यू द सपोर्ट, फैमिली ऑब्वियसली। ठीक है, मॉडर्न प्रॉब्लम आप देख लें, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं प्लस अर्बन माइग्रेशन, तो काफ़ी ज़्यादा वो लोनलीनेस फील कर रहे हैं, ये चैलेंजेस है। WHO ने कहा कि डिप्रेशन एक मेजर कॉज है डिसेबिलिटी का। डिप्रेशन इज अ मेजर कॉज ऑफ डिसेबिलिटी, वो भी वर्ल्ड वाइड, जस्ट बिकॉज ऑफ द सोशल आइसोलेशन। कल्चरल कंटिन्यूएंस, जस्ट बिकॉज द फैमिली, अगर फैमिली ही नहीं रहेगी तो कौन बताएगा कि आगे कैसे करना। जैसे लैंग्वेज, फोक लोग, हमारे देश में इतनी लैंग्वेज है तो वो अपनी जनरेशन को सिखाती है, तभी तो वो लैंग्वेज कंटिन्यूस है। रेसिपीज, ट्रेडिशन, ये सब फैमिली के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है दैट अ फैमिली इज द फर्स्ट ट्रांसमीटर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। नेक्स्ट आते हैं आपको शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यस, घर का काम डिवाइड हो जाता है, एक के ऊपर नहीं होती है। ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज एक होती है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि हाँ मैं हूँ, तू क्यों परेशान है। फैमिली फुलफिल करती है इस चीज़ को। तो दीज आर दी फंक्शन विच फैमिलीज प्लेज अ की रोल। कुछ डिसफंक्शन भी है। डिसफंक्शन में सबसे पहले तो आ जाता है पैट्रियार्की। इसमें सबसे ज़्यादा जो मार्जिनलाइज होती है वो वुमेन हमेशा सब्जुगेशन हो जाती है, वो नीचे रैंक पे आ जाती हैं। डिसीजन मेकिंग उनकी एक्सक्लूजन होती है, तुम चुप रहो, तुम क्या जानती हो, ये हमेशा देखते होगे, सुनने मिलता होगा। तो सो द डिसीजन मेकिंग एक्सक्लूजन कम्स अंडर द एक्सक्लूजन। नेक्स्ट आता है हायर फर्टिलिटी रेट।
हायर फर्टिलिटी रेट में आप देखोगे पैट्रियार्कल फैमिलीज में वुमेन की रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी काफ़ी कम होती है, ठीक है, एंड ज़्यादा बच्चे। डाटा के अकॉर्डिंग आप देख लें, टोटल फर्टिलिटी रेट यूपी एंड बिहार बोथ आर द पैट्रियार्कल स्टेट, तो आप इसमें देख लेंगे 2.9 एंड 3.0 वर्सेस केरला में कितना चल रहा है, TFR 1.8। कितनी डिफरेंसेस है, कितना ज़्यादा डिफरेंसेस है। TFR का आप रेट लिख ले, यूपी बिहार में 2.9 से लेके 3.0 वर्सेस केरला में 1.8। कहीं ना कहीं आपको सन प्रेफरेंस की वजह से भी ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, आपको वुमेन एम्पावरमेंट दो, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एजुकेशन दो वुमेन को, ताकि वो उस चीज़ को समझ सके। केरला मॉडल अपना सकते हैं आप। लैक ऑफ इंडिविजुअलिज्म, अब तुम्हारी प्राइवेसी नहीं रहती है जॉइंट फैमिली में, अपना रूम नहीं, अपनी चॉइस नहीं, ठीक है। स्कम्ब टू स्टेटस को एंड नेवर क्वेश्चन, इसका मतलब होता है कि ब्लाइंडली हर चीज़ को मानना। स्कम टू स्टेटस को एंड नेवर क्वेश्चन, ब्लाइंड कन्फर्मिटी, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपको सेल्फ एलिनेशन, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। ऑलवेज ओबे का मतलब होता है, ऑलवेज ओबे का मतलब है कि ये माइंडसेट आपके मतलब है काफ़ी ज़्यादा है कि क्रिटिकली इस चीज़ को बना दिया गया है। इसे ऑलवेज ओबे मतलब क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है ना आपकी, वो सप्रेस कर देती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक और प्रॉब्लम आती है आपको सेल्फ एलिनेशन। सेल्फ एलिनेशन में क्या करते हैं कि अपनी डिज़ायर, करियर चॉइस, ये सब फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेटे को डॉक्टर बनना है क्योंकि फैमिली में ट्रेडिशन है, लेकिन बेटा कुछ और बनना चाहता है। इससे इम्पैक्ट क्या आएगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है। एक और प्रॉब्लम आती है आपको रिस्ट्रिक्शन फ्रीडम ऑफ चॉइस, ठीक है। तो इसमें इस रिस्ट्रिक्शन फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये सिमिलर एग्जांपल आप यहाँ भी डाल सकते हैं। गेटवाइजेशन में क्या हो जाता है, कास्ट इंडोगैमी, ठीक है। सेम कास्ट में शादी कंपलसरी। गेटवाइजेशन का मतलब होता है सेम कम्युनिटी के लोग ना एक जगह क्लस्टर बना के रख देते हैं। अब जैसे कोई मोहल्ला होता है तो फलाना मोहल्ला, ये ठिकाना मोहल्ला, तो ये इसमें सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, इसमें सिर्फ हिंदी कम्युनिटी रहती है, तो ये अपने आप को ना सोशली सेग्रीगेट कर देते हैं। What does they socially segregate themselves and make a cluster of make a cluster, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख लेंगे, कास्ट बेस्ड नेबरहुड इन रूरल एरिया, अर्बन मुस्लिम घटोज। इसका डाटा आप दे सकते हैं कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट 2006 में मुस्लिम फेस रेसिडेंशियल सेग्रीगेशन इन सिटीज़, मुस्लिम फेस रेसिडेंशियल सेग्रीगेशन इन सिटीज़। एक और चीज़ शुरू कर देते हैं ये लोग, अस एंड देम, हम और वो लोग, ये डिस्क्रिमिनेशन यहीं पे शुरू हो जाती हैं। इससे क्या राइज होगा, कम्युनल टेंशन राइज अप होगा, ठीक है। कास्ट वायलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, गेटोइजेशन से अस एंड देन डिस्क्रिमिनेशन, फिर कास्ट, रिलीजन, ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेशन, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है, ठीक है। एक आते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, अगर लोग बहुत ज़्यादा हैं और सब कंज्यूम करने वाले तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। ज़रूरत 3 लोगों की, ये काम कर रहे हैं 5 लोग, तो प्रोडक्टिविटी जितने इनसे आ रही है 4, उतनी इनसे भी आ रही है, कुछ इंक्रीज़ तो हो नहीं रहा, लेकिन कंज्यूम तो इतने कर रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज जॉइंट फैमिली में ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम करते हैं, अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती है। ऐसा थोड़ा कि 5 लोग हैं तो ये 10 गुना बढ़ा दे रहे हैं, नहीं, सेम ही प्रोडक्ट निकल रहा है। ख़ास करके ये एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखेंगे, इसमें आप डाटा डाल सकते हैं कि 42% ऑफ इंडियन वर्क फोर्स इन एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटिंग ओनली 17% ऑफ GDP, जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्गाइज। लोग ज़्यादा हैं, काम कम है,
समझ में आया? अब जैसे मान लो 4-5 बर्तन है, धोने वाले एक, अब लोग धो रहे हैं 4, तो कोई फायदा थोड़े है उसका। रिलीजियस डोगमा एंड सुपरस्टिशियस, ज्वाइंट फैमिली इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा देती है। फैमिली के थ्रू ब्लाइंड फेथ ट्रांसमिट होती है, ठीक है, कास्ट को रिगार्डिंग, रिलीजन के रिगार्डिंग। एग्जाम्पल देख लो, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस, चाहे तो ये ख़त्म हो सकती थी अब कंप्लीटली, लेकिन कहीं ना कहीं ये फैमिली के थ्रू ही जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसमिट हुई है। सो दिस हैज जस्ट परपेचुएटेड। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को बैन करती है, बट स्टिल द फैमिली परपेचुएट दिस, ठीक है। अम्बेडकर का आप डाल सकते हैं कि द फैमिली इज़ द यूनिट ऑफ कास्ट, फैमिली इज़ द यूनिट ऑफ कास्ट, इन्होंने कहा था। एंड कास्ट का रिप्रोडक्शन फैमिली के थ्रू ही होता है, कास्ट का रिप्रोडक्शन फैमिली के थ्रू ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप एक और चीज़ देख लेंगे यहाँ पे, लाइफ साइकिल ऑफ जॉइंट फैमिली। प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन क्या है? सेकेंडरी इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, रिलीजियस एंड रिजर्वेशन, प्राइमरी रिप्रोडक्शन, होम, कल्चरल, सोशलाइजेशन, सोशल कंट्रोल। दिस इज एक्स्ट्रा पॉइंट। जॉइंट फैमिली की लाइफ साइकिल कैसे चलती है? ये डिसइंटीग्रेट और रीइंटीग्रेट दोनों चीज़ में देखें। डिसइंटीग्रेट मतलब होता है जॉइंट फैमिली टूट रही है, किस रीज़न से? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मॉडर्न एजुकेशन आ गया। एजुकेशन आने से क्या हो गया कि इंडिविजुअल राइट बढ़ गई, वेस्टर्न वैल्यूज़ बढ़ गए, सेल्फ आइडेंटिटी की डेवलप होने लगी, सेल्फ आइडेंटिटी, ठीक है, सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप हो गई। जिस वजह मॉडर्न एजुकेशन आने के बाद ये बाहर पढ़ने के लिए चले गए तो सेल्फ एलिनेट हो गए। एम्प्लॉयमेंट, करियर एंड प्रोस्पेक्ट, ग्लोबलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इनको इम्पैक्ट की, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन आइडियोलॉजी, जैसे इंडिविजुअल जब सक्सेस हो गए तो न्यूक्लियर फैमिली इनको आइडियल प्रमोट होती दिखी, किसके थ्रू? हॉलीवुड के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट, करियर, प्रोस्पेक्ट, जिस वजह से अर्बनिज्म बढ़ गया। ग्लोबलाइजेशन की वजह से माइग्रेशन आया। अब ये सारी एक दूसरे से ना लिंक है, माइग्रेट किए तो अर्बनिज्म बढ़ गया, करियर की ज़रूरत है तो माइग्रेशन बढ़ गया, जब माइग्रेशन बढ़ गई तो अर्बनाइजेशन को बढ़ाएगी, ठीक है। तो अब माइग्रेशन के 2 रीज़न होते हैं, एक पुश फैक्टर, एक पुल फैक्टर। वी विल सी लेटर ऑन। पहले हम देखते हैं रीइंटीग्रेशन, दोबारा जॉइंट फैमिली किस तरीके से जुड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया माइग्रेशन। तुम आप सिटी में सिटी में जब आए तो यहाँ देखो कि खाना रहना बड़ा महंगा पड़ रहा, बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद यहाँ बर्डन काम का भी एंड बच्चे पालना भी, तो बेबी केयर बर्डन, डुअल वर्क आ गया वुमेन पे, तो दे वांट कि फैमिली थोड़ा आ जाए सपोर्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद हाउसिंग मेड अनअफोर्डेबल, घर रेंट इतने ज़्यादा महंगा हो रहा है, कमाई है 15,000 और 10,000 किराया, ठीक है। ये भी एक रीज़न इनको वापस भेजने की। तो स्पाइक इन क्राइम इन सिटीज़ में क्राइम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं, तो ये सारे रीज़न है जो इनको वापस घर भेजने की तरफ मुड़ता है, ठीक है। आप ये वाले पॉइंट फिर से देखिए। डिसइंटीग्रेट कैसे होता है? मॉडर्न एजुकेशन आया तो आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी के लिए सेल्फ एलिनेट होंगे सक्सेस की तरफ, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट और करियर प्रोस्पेक्ट बढ़ेगा, ये ग्लोबलाइजेशन इस चीज़ को आपको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। जब ग्लोबलाइजेशन के आप रहे तो अर्बनिज्म बढ़ेगा, आप माइग्रेट करेंगे, तो ये सारे लिंक है। अब माइग्रेशन का भी 2 रीज़न है, एक पुश जो ढकेलता है, एक पुल जो खींचता है कि तुम आओ और माइग्रेट करो। पुश किस तरीके का करता है? जैसे लैक ऑफ जॉब, अब जॉब नहीं है, ठीक है, घर पे, तो आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, जैसे लैक ऑफ जॉब नहीं है, अब जैसे अब गांव में इंडस्ट्रीज़ नहीं है, सर्विस जॉब नहीं है, तो बिहार और यूपी वालों को आप देखेंगे वो हमेशा दिल्ली और मुंबई में क्या होता है, माइग्रेट करते हैं। आप उसका एक डाटा दे सकते हैं कि 45% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में है, वो जीडीपी में सिर्फ कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 15%। क्यों? क्योंकि जॉब नहीं है, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी बढ़ती है, ठीक है। सोल्यूशन वही है, सोल्यूशन सरकार लेकर आई है, मनरेगा, रूरल को इंडस्ट्रियलाइज करो, रूरल मतलब गांव में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन करो,
दूसरा रीज़न क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, छोटी सी ज़मीन और सबको बट रही है, इतने सारे बच्चे हैं उनके, सबको ज़मीन छोटे छोटे डिवाइड में बट रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। अब 5 एकड़ ज़मीन है और 3 भाइयों में डिवाइड हो रही है, तो 2 एकड़ से भी कम सबको मिल रही है, तो फार्मिंग प्रॉफिटेबल नहीं है। इस वजह से भी वो वापस छोटे मोटे काम के लिए माई जाते हैं कि शहर चले जाने, क्या पता कोई काम मिल जाए। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं, लैंड कंसोलिडेशन, कोऑपरेटिव फार्मिंग, अग्रेरियन डिस्ट्रेस, ये तो बहुत बड़ा रोल है, ये फार्मिंग में क्राइसिस लेकर आता है। ठीक है, लो इनकम, कर्ज में डाल देता है, क्रॉप कभी कभी फेलियर हो जाती है। ठीक है, इस वजह से ये चीज़ हम हमेशा आप महाराष्ट्र और पंजाब में फार्मर डिस्ट्रेस आप देखते होंगे। आपके NCRB के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे कि 11,290 फार्मर ने 2022 में ये रिपोर्ट निकली थी कि इन्होंने सुसाइड किया था। ठीक है, इस तरीके से अर्बनाइजेशन इन्हें क्या करती है, पुश ढकेलती है। ठीक है, इसकी अब आते हैं आपको, आप क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए, क्रॉप इंश्योरेंस लेकर आओ, MSP को रिफॉर्म करो। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन करो, हॉर्टिकल्चर और डेयरी के तरफ भी इनको थोड़ा डाइवर्ट करो। विलेज इंडस्ट्री डिक्लाइन करती है, इस वजह से वो भी माइग्रेट जाते, जैसे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट सब डिक्लाइन कर रहा। ठीक है, तो दे आर लूजिंग देयर जॉब, मशीन जस्ट बिकॉज ऑफ मशीन मेड प्रोडक्ट, इस वजह से रूरल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। सेम इंडिया क्या करती है, MSP, MSME सपोर्ट, वोकल फॉर लोकल, स्किल डेवलपमेंट करो। अब ये खींचती क्या, अब वो आते, ये तो हमें ढकेलती है, खींचती क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब आप देखेंगे शहर में बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनी, तो आपको जॉब के लालच की वजह से आप जाएंगे। एग्जांपल देख लें, सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बैंगलोर की IT सेक्टर। ठीक है, तो आप इसका एक डाटा लिख सकते हैं एग्ज़ाम में कि ये सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट 55% टू GDP। ठीक है, इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज़, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाएगी, ये सब इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा क्या होता है, अर्बनाइजेशन। अरे यार, शहर में तो सब चीज़ की सुविधा है, तो ये चीज़ हमें खींचती है। एजुकेशन वहाँ अच्छा मिलेगा, वहाँ हमारी इलाज अच्छी होगी, हेल्थ केयर, लाइफस्टाइल अच्छी होगी। ठीक है, इस वजह से भी माइग्रेट करते हैं लोग। आप देख लो, इसका डाटा डाल सकते हो कि इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, 35% रैपिडली इंक्रीजिंग। सो दिस वी हैव डन, एंड फर्दर टॉपिक वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। एक लाइन कंक्लूजन में आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि ऑल्दो, मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑल्दो देयर हैज़ बीन रेसिडेंशियल सेग्रीगेशन, आप कंक्लूड कर सकते हैं कि बेशक रेसिडेंशियल सेग्रीगेशन हो जाए, लेकिन फैमिलीज़ आज भी रिलेशन किंगशिप ओरिएंटेशन को मेंटेन रखती है, रिटेन करती है, किंगशिप ओरिएंटेशन मेंटेन रखती है। एंड परफॉर्मेंस ऑफ रोल ऑब्लिगेशन और ऑब्लिगेशन, जो परफॉर्मेंस है दादा की क्या है, दादी की क्या है, ताऊ का क्या, उसी तरीके से मेंटेन रखा है। ठीक है, तो ऑल्दो दे हैव द रेसिडेंशियल सेग्रीगेशन, बट फैमिली स्टिल रिटेन किंगशिप ओरिएंटेशन एंड परफॉर्मेंस द रोल ऑब्लिगेशन। हेंस जॉइंट फैमिली स्टिल देयर, आज भी है। इट इज़ अ जॉइंट हाउस होल्ड दैट डिसइंटीग्रेट। सिर्फ घर अलग हुआ है, लेकिन जॉइंट फैमिली आज भी एग्जिस्ट करती है। आप एक और फ्रेज़ यहाँ पे लिख सकते हैं कि फैमिली जो है ना, वो बोथ साइड है उसकी, नर्चरिंग एंड ऑपरेशन। इट सोशलाइज द इंडिविजुअल while simultaneously